हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी उत्तराखंड एलटी 2024 की हमारी विशेष सीरीज में। आज हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, पार्ट नंबर 9। इससे पहले दोस्तों हमने 8 मॉडल पेपर आपको करवाए हैं जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। उन मॉडल पेपर को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। आज है दोस्तों मॉडल पेपर पार्ट नंबर 9। ऐसे प्रश्न दोस्तों आने की संभावना रहेगी एग्जाम में। इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करें, सेल्फ असेसमेंट आपका हो जाएगा। लास्ट में अपना स्कोर कितना करते हो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। इसके अलावा अगर आपको और मॉडल पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट देने हैं, हमारी क्लासेस के नोट्स अगर आपको चाहिए तो फिर आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी, प्लस आपको मॉक्स और नोट्स की सुविधा भी मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम करने वाले हैं मॉक पेपर पार्ट नंबर 9। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, शिक्षा व्यक्ति में उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। यह कथन दोस्तों किसका है? अगर आपने हमारी दोस्तों क्लासेस देखी हैं तो आप आसानी से दोस्तों इस स्टेटमेंट का आंसर दे सकते हैं। ये एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में किसके द्वारा डेफिनेशन दोस्तों कही गई है? ये कही गई है जॉन डीवी के द्वारा। इनके द्वारा यही मानना है इसकी शिक्षा व्यक्ति में उन सब योग्यताओं का डेवलपमेंट करती है जिससे कि वो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रख पाता है और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य उसे मिलती है। तो जॉन डीवी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। अगला देखेंगे, वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। यह शिक्षा के किस संप्रत्यय को इंगित करता है? तो देखिए, शिक्षा के अलग अलग संप्रत्यय हैं, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य भी निर्धारित होते हैं, जैसे कि राजनीतिक संप्रत्यय, मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय, वैज्ञानिक संप्रत्यय या फिर आर्थिक संप्रत्यय। तो ये डेफिनेशन किसके कॉन्टेक्स्ट में दी गई है? तो ये दोस्तों आपके राजनीतिक संप्रत्यय के कॉन्टेक्स्ट में है। वास्तविक शिक्षा वह है जो कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है, क्योंकि जो श्रेष्ठ नागरिक होते हैं वो राज्य के काम आते हैं। क्योंकि अगर राजनीतिक संप्रत्यय की हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है दोस्तों वो राज्य है। तो राज्य के लिए ही श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है ताकि वो राज्य को समृद्ध कर सकें, उसका उत्थान कर सकें, उसका अच्छे से प्रशासन कर सकें। तो इसीलिए वास्तविक शिक्षा वो है जो कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। ये शिक्षा के राजनीतिक संप्रत्यय को बताता है, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को बताता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रौढ़ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? एक औपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक या फिर अनौपचारिक? तो शिक्षा के दोस्तों हमने प्रकार आपको बताएं, जैसे कि औपचारिक, निरौपचारिक या फिर अनौपचारिक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका निरौपचारिक शिक्षा। देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है दोस्तों की जो आपके स्कूल में, हमें विद्यालय में दोस्तों एक शिक्षा जो हमें मिलती है जिसका एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इसके अलावा इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा भी दोस्तों इसी तरह की शिक्षा है, लेकिन ये विद्यालय विश्वविद्यालय के बंधन से मुक्त होती है। इसमें करिकुलम भी होता है, इसमें उद्देश्य भी होते हैं, लेकिन ये फ्लैक्सिबल होते हैं। ठीक है। औपचारिक की तरह बिल्कुल दृढ़ नहीं होते हैं, ये आपके कठोर नहीं होते, इसमें कहीं ना कहीं फ्लैक्सिबिलिटी होती है। ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा जनरली इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा आती है, दूरस्थ शिक्षा आती है। ठीक है। इस तरह की शिक्षाएं आती हैं। निरौपचारिक शिक्षा का प्रावधान उन लोगों के लिए किया जाता है जो कि औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो अपना समय पर शिक्षा नहीं ले पाए तो उसको निरौपचारिक शिक्षा दे दी, जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा है। महिला है, कामकाजी हैं, तो फिर उनके लिए दूरस्थ शिक्षा का प्रावधान कर दिया। ठीक है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर ये प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये दोस्तों आपकी क्या है, ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ओके। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टीचिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय पेस्टोलॉजी? तर्क विधि, अभ्यास विधि, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि या फिर खेल विधि? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अभ्यास और आवृत्ति विधि। ठीक है। जो पेस्टोलॉजी थे, आधुनिक शिक्षा के दोस्तों जनक आप कह सकते हैं इनको, पेस्टोलॉजी को। तो ये इन्होंने प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन मेथड को डेवलप किया था शिक्षण की। तो अभ्यास जिसमें करवाया जाता है, रिवाइज करवाया जाता है, तो इस मेथड का डेवलपमेंट पेस्टोलॉजी ने किया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया? अब देखिए, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय प्लेटो, हर्बार्ट, फ्रोबेल, अरस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्बार्ट। हर्बार्ट के द्वारा दोस्तों इसको डेवलप किया गया था। हर्बार्ट जो कि पेस्टोलॉजी के दोस्तों आपके शिष्य थे, इन्होंने शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली को डेवलप किया था। जैसे कि फ्रोबेल ने
खेल प्रणाली या खेल विधि का दोस्तों विकास किया था शिक्षण की, तो वैसे हर्बर्ट ने अनुदेशन प्रणाली का दोस्तों डेवलपमेंट किया था। और अगर अभिक्रमित अनुदेशन की बात की जाएगी तो फिर वहाँ पर स्किनर आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली के डेवलपमेंट की बात हो रही है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अनुशासन के सुख दुख सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अनुशासन का सुख दुख सिद्धांत, ये रूसो हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, हक्सले हैं, या फिर बर्नार्ड शॉ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दोस्तों ये सुख दुख का सिद्धांत दिया हुआ है। किसके कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद दोस्तों अनुशासन को उतना महत्व नहीं देते हैं। ये रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर, इनके द्वारा दोस्तों अनुशासन के दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। एक तो रूसो का है प्रकृति परिणामों का सिद्धांत। इनका मानना यह है कि दोस्तों अगर कोई बालक गलत करता है तो प्रकृति उसको दंड अवश्य देती है, और इस कारण से वो दंड के भय से आगे जाके स्वयं अनुशासित हो जाता है। और इसी तरह से हर्बर्ट स्पेंसर का भी यही है दोस्तों, सुख और दुख का सिद्धांत। हमेशा बालक सुखदायी कार्य करना चाहता है जिससे कि उसको सुख मिले, वैसे कार्य से दूर रहना चाहता है जिससे उसे दुख मिले। अब ऐसे में दुखदायी या दुखदायी कार्यों के डर से वो उसमें स्वयं अनुशासित होने की भावना विकसित होती है, वो खुद अनुशासित ढंग से व्यवहार करता है। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट है। सुख दुख का सिद्धांत प्रकृतिवादी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। ऐसी साथ साथ रूसो के द्वारा भी दोस्तों अनुशासन का सिद्धांत, प्राकृतिक परिणामों का सिद्धांत दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पाश्चात्य जगत में प्रयोजनवादी विचारों की झलक सर्वप्रथम किसके विचारों में मिलती है। वेस्टर्न जगत में जो प्रयोजनवाद है उसकी झलक किसके विचारों में दोस्तों सबसे पहले मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो सोफिस्टो, काम्टे, हेराक्लिटस या फिर प्लेटो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेराक्लिटस। हेराक्लिटस ऐसे विचारधारी थे जिनके विचारों में प्रयोजनवाद की दोस्तों झलक मिलती है। प्रयोजनवाद जिसको कि व्यवहारवाद के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, और या फिर इसको प्रयोगवाद भी कह सकते हैं, फलवाद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंपली यही मानते हैं कि आपका जो अंतिम उद्देश्य जीवन का वो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, जो हमारे सामने है, ठीक है, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सके, जो हमारे लिए व्यवहारिक है, जो हमारे लिए उपयोगी है, ये उसी की दोस्तों यहाँ पर बात करता है, ठीक है। तो इस प्रकार के विचारों की जो झलक है प्रयोजनवाद की, वो सबसे पहले हेराक्लिटस के विचारों में देखने को मिली। फिर आगे जाके सोफिस्टो आए, फिर अन्य दोस्तों यहाँ पर दार्शनिक आए जिनके विचारों में फिर ये झलक देखने को मिली। सबसे पहले हेराक्लिटस आए थे। अगला देखेंगे दोस्तों, प्रयोजनवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया, प्रयोजनवादी दोस्तों ये सिंपली मानते हैं कि जो वस्तु प्रत्यक्ष है वही अंतिम सत्य है, यानी कि डायरेक्ट, ओके, जिससे दोस्तों हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सके, जो हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, व्यवहारवाद बोलते हैं, प्रयोगवाद बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो प्रयोजनवाद हैं इनके लिए जो अंतिम सत्य है दोस्तों वो क्या है, वो प्रत्यक्ष है, ठीक है। शिक्षा भी दोस्तों ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी हो, ठीक है, जो हमारे लिए उपयोगी आगे सिद्ध हो सके, जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सके। यही दोस्तों प्रयोजनवाद का भी उद्देश्य है, ठीक है। सो व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर प्रैग्मेटिस्ट, दैट इज डायरेक्ट, जो कि प्रत्यक्ष है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के किस रूप को मानते हैं। ये द्वैत को मानते हैं, अद्वैत को मानते हैं, विशिष्टाद्वैत को मानते हैं, या फिर द्वैतोद्वैत को। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। इनका दर्शन दोस्तों वेदांत से जुड़ा हुआ है। अब ये इसमें से किस रूप को मानते हैं, द्वैत को, अद्वैत को, विशिष्टाद्वैत को, या फिर द्वैतोद्वैत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वैत को दोस्तों ये मानते हैं, ठीक है। ये मानते हैं कि जो बाकी की जो रूप हैं वो अद्वैत के अंतर्गत ही आते हैं, अंतिम में वो अद्वैत में ही समाते हैं। अद्वैत मतलब बेसिकली ये मानता है कि जो जगत है वो मिथ्या है और जो ब्रह्मा है वही सत्य है। ईश्वर का ना एक रूप है ना अनेक रूप है, ठीक है। तो अद्वैत सिद्धांत ये सिंपली स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के इस रूप को दोस्तों मानते हैं, ओके। तो अद्वैत इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के कारण किसे मोछाई माँ के नाम से संबोधित किया जाता है।
तो किसको संबोधित किया जाता था मोछाई माँ के नाम से? गीजूभाई, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो जिसने बालकों के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया तो वो थे गीजूभाई, गिरजा शंकर बधेका इनका रियल नाम, तो जिनको मोछाई माँ या मूछों वाली माँ के नाम से संबोधित किया जाता था। बड़ी बड़ी मूछें थी इनकी, तो मोछाई माँ। इसके बाद अगला देखेंगे, सावित्रीबाई फुले ने कब पुणे में विभिन्न जातियों की छात्राओं के लिए विद्यालय की दोस्तों स्थापना करी थी? तो सावित्रीबाई फुले एस्टेब्लिश अ स्कूल फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कास्ट इन पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1848 में सावित्रीबाई फुले ने पुणे में विभिन्न जाति के छात्राओं के लिए विद्यालय की दोस्तों स्थापना करी थी। उस समय पे कुल 9 छात्राओं को लेकर इन्होंने स्कूल की स्थापना करी थी। देश की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव इनको प्राप्त है और उस समय पर इनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था, काफ़ी मुश्किलों का दोस्तों ने सामना किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने फिर भी छात्राओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करी थी। ठीक है, तो विभिन्न जातियों के छात्राओं के लिए इन्होंने विद्यालय की स्थापना करी थी पुणे में, क्योंकि उस समय पर बिल्कुल भी जो महिलाएं थी उनको शिक्षा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, लेकिन इनके प्रयासों से वो आज संभव हो सका है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की कितनी सिफारिश की गई है? सो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द टोटल रिकमेंडेड टाइम फॉर होमवर्क फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 4 घंटे या फिर 5 घंटे प्रतिदिन। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 घंटे प्रतिदिन। तो देखिए 2 घंटे प्रतिदिन की सिफारिश दोस्तों की गई है। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग हिसाब है, जैसे अगर मान लेते हैं 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा है, मतलब 0 से लेके 2 क्लास में अगर बच्चा पढ़ रहा है, यानी कि नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक, तो फिर उसको कोई गृह कार्य नहीं है, नो होमवर्क। ओके, अगर मान लेते हैं बच्चा अगर 10वीं से 12वीं पढ़ रहा है तो फिर उसको 2 घंटा प्रतिदिन का आपका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से। और ऐसी अगर मान लेते हैं अगर कोई छात्र है वो आपका 3 से लेकर 5 है, तो फिर उसको, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा है वो 3 से लेकर 5 तक पढ़ता है, तो फिर उसको 2 घंटे प्रति सप्ताह का गृह कार्य दिया जाना चाहिए। प्रति सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में 2 घंटे का कुल गृह कार्य दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर यह है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए तो यह है 2 घंटा प्रतिदिन। ओके, इसके बाद अगला देखेंगे, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता या फिर परीक्षण निर्माण। तो हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो ब्लूप्रिंट होता है वो परीक्षण निर्माण का दोस्तों भाग होता है। सो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी उद्देश्य होते हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर जो वेटेज है, अंक भार है, वो निर्धारित किया जाता है। तो हमेशा ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का भाग होता है। अगला देखेंगे 2014, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक अनुमोदक की, एक सुविधादाता की, एक अधिकारी की, एक तानाशाह की। तो क्या इसकी भूमिका होनी चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों एज अ फैसिलिटेटर वो दोस्तों होना चाहिए। 2005 में एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका हमेशा एक सुविधा प्रदाता के रूप में होनी चाहिए, एक मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए, एक उत्प्रेरक के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, MIS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज MIS? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मास इंफॉर्मेशन सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेटेड या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या है? सूचना प्रणाली एवं कंप्यूटरीकृत सूचना जो आपकी प्रसंस्करण प्रणाली है उससे दोस्तों संबंधित है। तो MIS एक्चुअली क्या है दोस्तों? ये आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से दोस्तों ये आपका संबंधित है, ये आपकी शिक्षण तकनीकी से संबंधित है। ओके, अगला देखेंगे, भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है? तो भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह कौन सा है दोस्तों? हम सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एडुसेट। तो एडुसेट
जो कि भारत द्वारा शिक्षा हेतु समर्पित उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एडुसेट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे रोम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। आपको बताने के रोम की फुल फॉर्म क्या है। रीड ओनली मेमोरी बढ़ाई जा सकती है, संपादन संभव है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो रोम आपके दोस्तों क्या होती है? एक तरह की परमानेंट मेमोरी होती है, इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। तो रीड ओनली मेमोरी, ए ऑप्शन इज राइट। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 18, साइबरनेटिक्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, अभिप्रेरणा से, अधिगम से, प्रतिपुष्टि से, या फिर अवधान से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिपुष्टि, यानी कि फीडबैक से दोस्तों ये संबंधित है। साइबरनेटिक्स दोस्तों एक्चुअली जो आपका कम्युनिकेशन कंट्रोल है इससे दोस्तों संबंधित है। इसको कम्युनिकेशन कंट्रोल या संप्रेषण नियंत्रण भी दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके फीडबैक पर दोस्तों अधिक बल देता है। ओके, तो साइबरनेटिक्स का जो सिद्धांत है वो प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक से दोस्तों आपका संबंधित है। ओके, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के तत्वों के लिए सही है? शिक्षण प्रतिमान में तत्व कौन कौन से आते हैं? ओके, तो केंद्र बिंदु, संरचना, सामाजिक प्रणाली, अवलंब प्रणाली। संरचना, सामाजिक प्रणाली, अवलंब प्रणाली, रूपांतरण। केंद्र बिंदु, सामाजिक प्रणाली, रूपांतरण, उपयोग, उपयोग, रूपांतरण, केंद्र बिंदु, संरचना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको बता दूं, इसका क्रम होता है ए वाला। ठीक है, केंद्र बिंदु यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, संरचना सिंटैक्स, ठीक है, या जो इसको आप सिंटैक्स से दिखाते हैं, स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, तो सिंटैक्स। तो केंद्र बिंदु आपके हो गए ऑब्जेक्टिव, सिंटैक्स हो गया, फिर सामाजिक प्रणाली जो कि सोशल सिस्टम है, देन इसके बाद अवलंब प्रणाली, इसको हम दोस्तों सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक, तो सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, ये इसका क्रम रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केंद्र बिंदु, फोकस, ऑब्जेक्टिव, संरचना मतलब आपका सिंटैक्स या स्ट्रक्चर, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, एंड देन सपोर्ट सिस्टम। ओके, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना है? एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना बतानी है अपने। पाठ प्रदर्शन, प्रयोजना, समूह चर्चा, या फिर खोज। ठीक है, तो एक तंत्र यानी कि जहां पर आपका डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, जहां पर छात्र निष्क्रिय होते हैं और जो शिक्षक होता है वही केवल सक्रिय होता है। तो एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना कौन सी है? कौन सी ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजी है? पाठ प्रदर्शन, प्रयोजना, समूह चर्चा, या फिर खोज। तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पाठ प्रदर्शन। पाठ प्रदर्शन में दोस्तों केवल शिक्षक आपका सक्रिय रहता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना में पाठ प्रदर्शन आता है, जबकि प्रयोजना है, समूह चर्चा है, खोज है, ये आपका एक तंत्रीय नहीं आएगा, इसमें आपका डेमोक्रेटिक आएगा। ठीक है, तो जैसे आपका भाषण है, व्याख्यान है, पाठ प्रदर्शन है, ट्यूटोरियल, अनुवर्ग, अनुदेशन, ये सभी दोस्तों आपके एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? कक्षा कक्ष अधिगम, स्वतः अधिगम, अध्यापक केंद्रित अधिगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोस्तों आपका क्या है? सेल्फ लर्निंग है। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन में बच्चे को दोस्तों उसकी गति के अनुसार सीखने का चांस मिलते हैं, तो इसलिए स्वतः अधिगम आप उसको कह सकते हैं। ऑफ कोर्स ये आपका छात्र केंद्रित है, अध्यापक केंद्रित नहीं है। ओके, तो अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर के क्रियाप्रसूत सिद्धांत पर दोस्तों ये आधारित है। इसमें बालक अपनी स्वगति से सीखता है, उसमें उसको तुरंत दोस्तों फीडबैक भी देखने को मिलता है, पुनर्बलन भी मिलता है, और उसको अपना सेल्फ मूल्यांकन या सेल्फ असेसमेंट करने का मौका भी मिलता है। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है, वो कौन सा है? तो आगमन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, इसके अलावा परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, या फिर विकासात्मक प्रतिमान। तो शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संप्रत्यय संप्राप्ति मान, यानी कि कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक है, तो जेरोम ब्रूनर इसके दोस्तों प्रतिपादक थे, ब्रूनर। ठीक, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट यानी कि आपको भाषा व्याकरण हेतु जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने अटेनमेंट करना है,
ठीक है, यानी कि उसको अटेंड करना है। तो ये आपका जो संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान है, ये आपका जूरेन ब्रूमन के द्वारा दोस्तों लिखा गया है या बनाया गया है ये। और बेसिकली यहाँ पर संप्रत्यय को विकसित करने से संबंधित है, संप्रत्यय की संप्राप्ति से दोस्तों संबंधित है, उसके विकास से दोस्तों ये संबंधित है। ठीक है, तो ये भाषा विकास में दोस्तों बहुत उपयोगी है, व्याकरण शिक्षण हेतु बहुत ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों ये। ठीक, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है? तो संप्रेषण के प्रमुख 4 तत्वों में दोस्तों आपके कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाषा, माध्यम, संदेश, स्रोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा। भाषा यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं रखती। संप्रेषण शाब्दिक अशाब्दिक दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका माध्यम सही है, संदेश सही है, स्रोत, ये तीनों के तीनों आपके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक संदेश देने वाला वो यहाँ पर हो सकता था, लेकिन भाषा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो संप्रेषण है शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाह्य का एक उदाहरण है? ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इन कम्युनिकेशन, भौतिक विचालक, भाषा और बोध पृष्ठभूमि। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल कॉजेज आते हैं, तो एक्सटर्नल कॉजेज में दोस्तों कौन सा आते हैं दोस्तों? भौतिक विचालक। ठीक है, यानी कि जो आपका जो भौतिक बाधाओं का वातावरण है, ठीक है, जैसे कि भौतिक सुविधाएं हैं या फिर आपका स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, अदृश्यता, ध्वनि, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा। तो भौतिक विचालक एक आपका बाह्य का उदाहरण है, यानी कि एक्सटर्नल का उदाहरण है। ठीक है, एक्सटर्नल जो भी आपकी एक फैक्टर्स हैं उनका एक उदाहरण है। इसके बाद अगला देखेंगे, अनुदेशात्मक प्रणाली उपागम के प्रयोग संबंधी तीसरा सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक, तो जब अनुदेशनात्मक प्रणाली उपागम का प्रयोग करते हैं तो तीसरा सोपान इनमें से कौन सा है? उद्देश्यों का निर्धारण, अनुदेशनात्मक प्रणाली को अभिकल्पित एवं विकसित करना, प्रणालियों के विद्यार्थियों के प्रविष्टि व्यवहार का पूर्वानुमान, प्रणाली उन्नयन। तो सबसे पहले सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसके बाद डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट्स एंट्री बिहेवियर, या फिर सिस्टम अपग्रेडेशन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशनात्मक प्रणाली को अभिकल्पित और विकसित करना, यानी कि डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो दोस्तों वही है कि आप उद्देश्यों का निर्धारण करें। इसके अलावा फिर जो सेकंड स्टेप है दोस्तों वो ये आता है, यानी कि विद्यार्थियों के प्रविष्टि व्यवहार का पूर्व अनुमान लगाना। ठीक है, तीसरा स्टेप वही है कि जो आपकी प्रणाली है अनुदेशात्मक प्रणाली, इसका डिजाइन करना, इसको डेवलप करना। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा? क्रियान्वयन। ओके, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, वास्तविक कार्य, और फिर उसके बाद आएगा मूल्यांकन, देन लास्ट में आता है सिस्टम अपग्रेडेशन। तो ये आपका 6 नंबर का स्टेप है। सो 6 स्टेप है, तो तीसरा स्टेप से आपका है अनुदेशात्मक प्रणाली को अभिकल्पित और विकसित करना। अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 26, मूलतः निर्देशन कितने प्रकार का बताया गया है? तो निर्देशन दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है, एक शैक्षिक, एक व्यावसायिक और तीसरा व्यक्तिगत। अगला देखेंगे, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्न में से कौन सा शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है? उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण अच्छा नहीं है, प्रयोगिता में ना रखना, त्वरण, या फिर लेवलिंग ना करना। तो देखिए, अगर राइट ऑप्शन देखा जाए तो राइट ऑप्शन है एक्सलेरेशन, त्वरण। एक्सलेरेशन दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयोगी है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण आप उनको प्रतियोगिता में ना रखें, लेवलिंग ना करें। ठीक है, तो इस कारण से जो मंद गति से सीखने वाले बालक हैं उनके लिए ये शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त रहेगा। लेकिन त्वरण का मतलब ये है कि आप उनको पहली क्लास से दूसरी क्लास में प्रोन्नति दे दें। ठीक है, या फिर आप 1-2 कक्षा उनको स्किप करवाते हुए आगे वाली कक्षा में भेज दें, तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए सही रहता है। लेकिन ये मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान उपयुक्त नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है, अपसारी, अभिसारी, सही उत्तर पर चिंतन, या फिर सामान्य समाधान पर चिंतन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी एक आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, एक ही समस्या के विभिन्न प्रकार के समाधान करने की योग्यता, या उसकी समस्या के बारे में समाधान करने का विचार
ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग दोस्तों इसको बोला जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? मानसिक विकार, मंदबुद्धि विद्यार्थी, औसत विद्यार्थी, सृजनशील विद्यार्थी या फिर प्रतिभाशील विद्यार्थी? तो देखिए जो ड्रैकोली मेथड है वो आपके मानसिक विकार, मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए लाई गई विधि है। इसमें संगीत और खेल के माध्यम से शिक्षा की लिए विधि का उल्लेख इसमें किया गया है। तो ड्रैकोली विधि इसमें दोस्तों आपका संगीत और खेल का माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है। तो मानसिक विकार और मंदबुद्धि विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है ये। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है? संवेगों की आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों का प्रयोग या फिर संवेगों का संक्रमण। ओके, अब संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित जो संप्रत्यय दोस्तों पीटर जॉन मेयर और पीटर सेलावो के द्वारा दोस्तों दिया गया था। तो यहाँ पर संवेगों का आत्म अवधारणा दोस्तों नहीं आती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशन नहीं आते। उनके द्वारा दोस्तों जो संवेगात्मक बुद्धि का जो एबिलिटी मॉडल है इसमें बेसिकली 4 योग्यताएं हैं। एक तो है प्रत्यक्षीकरण करना संवेदों का, उसके बाद उसको समझने की योग्यता, इसके बाद उनके प्रयोग करने की योग्यता और उनका प्रबंधन करने की योग्यता। तो संवेदों का प्रत्यक्षीकरण, प्रयोग, संक्रमण तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनका प्रबंधन करने की योग्यता ये इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ये एबिलिटी मॉडल से संबंधित नहीं है। तो ये थे दोस्तों आपके आज के प्रश्न। आई होप कि आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करेगा। ऐसे ही मॉडल पेपर के संग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।